Hello everyone and welcome to our YouTube channel द एग्रीकल्चर गुरुजी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोइल साइंस की सीरीज एक हम यहाँ पर लेकर आए हैं और अभी तक 3 क्लासेस हम सोइल साइंस की करा चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सोइल साइंस समझ में आ रहा होगा किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, चाहे वो आपका कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे हम बात करें एएफओ की या फिर बात की जाए किसी भी सेंट्रल एग्जामिनेशन जो कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर कि हम बात करें बीएससी के बाद जो हम एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, यदि वहाँ पर आपका सारा का सारा एग्ज़ाम जनरल एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो उनके लिए भी ये आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है हमारे मध्य प्रदेश में एसएडीओ और साथ ही साथ आरएईओ की, यानी कि ग्राम सेवक और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो इन दोनों के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की बात की जाए जो कि यूपी में वैकेंसी आई हैं, उनसे भी इस क्लासेस से क्वेश्चंस बनेंगे। और साथ ही साथ मेनली ये जो फोकस क्लासेस हैं वो हैं एएफओ बेसिस आईबीपीएस एएफओ 2021 के लिए। अभी तक हम 3 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं। जैसा मैं सभी क्लासेस में बताता हूँ कि आपको प्रत्येक क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो कि द एग्रीकल्चर गुरुजी के नाम से ही है। आप हमें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है और साथ ही साथ ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर हमें यदि आपको कोई परेशानी आती है तो व्हाट्सअप मैसेज एक कर सकते हैं, जिस पर कि हम आपकी पूरी कोशिश करने की वहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, आपको जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उनको सॉल्व किया जाए। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। और इसके पहले जो इंट्रो होता है वही मैं आपको हमेशा देते आया हूं, क्योंकि कभी भी आपका न्यू स्टूडेंट्स यदि जुड़ता है तो वो सारी क्लासेस हमारी देख सके। सभी सब्जेक्ट्स की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यूट्यूब पर जाके। प्लेलिस्ट आपको ओपन करना है और वहाँ पर जैसे कि सोयल साइंस की प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ पर आपको सोयल साइंस से रिलेटेड सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पर मैं आपका थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट करा सकता हूँ और क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, बट उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग एक पोल में नहीं दे पाओगे, क्विज फॉर्म में नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंडक्ट करता हूँ अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर मॉक टेस्ट चलाता हूँ, अनअकैडमी पर क्विजेस कंडक्ट कराता हूँ। आप जाकर देख सकते हो 40 से 45 कितने 40 to 45 मॉक टेस्ट मैंने अनअकैडमी पर ले रखे हैं आपके जो ये था मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, एनएससी के रिगार्डिंग, एनएससीएल एंड इफको के लिए मॉक टेस्ट ले रखे थे। तो वहां पर आप जाकर उन मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। सभी के मॉक टेस्ट आप कहीं पर भी देखिए। मतलब मेरा कहना ये है कि भले ही मैंने वो एनएससीएल एंड इफको के लिए कराए गए हैं, लेकिन आपको वो सभी एग्जाम्स में बेनिफिशियल होंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। तो हमने वहाँ पर एलिमेंट्स जो थे हमारे 8 मेजर एलिमेंट थे, जिनसे कि 99% भाग बना हुआ है अर्थ क्रस्ट का, उनको वहां पर देखा था। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। हमने वहां पर 8 के 8 एलिमेंट देख लिए थे। अब हम बात करेंगे कि जो आखिर सोइल का मटेरियल है वो किस किस से बनकर बना होता है, कौन कौन सी उसकी प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं। तो देखिए सोइल को जो बनने का एक प्रोसेस होता है, सोइल बनती है हमारी किससे, पहले रॉक्स की वेदरिंग होगी, चट्टानों का क्षरण होगा, ऋतु क्षरण होगा, और उसके बाद में रॉक्स से बनते हैं मिनरल। फिर मिनरल का भी आपका वेदरिंग होती है, मिनरल का भी क्षरण होता है। उसके बाद हमें कोर्स एलिमेंट मिलते हैं, कोर्स एलिमेंट के साथ साथ फाइनर एलिमेंट मिलते हैं। तो फाइन एलिमेंट से बनेगा हमारा क्ले और कोर्स एलिमेंट से बनती है हमारी सैंडी सॉइल। फाइन एलिमेंट किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं आपके सिल्ट और क्ले। जो सिल्ट और क्ले पार्टिकल हैं सोइल के, वो फाइन एलिमेंट में आते हैं, कोर्स एलिमेंट में आते हैं आपका सैंड। तो देखते हैं प्रिंसिपल कैटेगरीज में। सबसे पहला है मिनरल, सेकंड है हमारा रॉक्स। बहुत सारे मिनरल्स कंपोज्ड होकर रॉक्स का निर्माण करते हैं, यानी कि एक रॉक्स के अंदर हमें कई प्रकार के मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं
द रॉक्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मिनरल, यानी कि जो रॉक्स में कंपोजिशन होगा वो 2 या 2 से अधिक खनिज वहां पर मिलकर चट्टान का निर्माण करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ओरिजिन, मोड ऑफ ओरिजिन की यदि हम बात करें कि उसकी उत्पत्ति का मोड क्या था, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, उसके बेसिस पर हमने चट्टानों को 3 प्रकार में बांटा हुआ है। कितने टाइप में क्लासिफिकेशन किया हुआ है? 3 भाग में हमने इनको बांटा हुआ है, 3 ग्रुप में बांटा हुआ है। पहला है हमारा इग्नियस रॉक, यानी कि इसे हिंदी में बोला जाता है आग्नेय चट्टान। सेकंड है हमारा सेडिमेंट्री, इसे बोला जाता है आपका अवसादी या फिर परतदार। कौन सी चट्टानें? अवसादी या परतदार। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेटामॉर्फिक का मतलब है, मेटामॉर्फिक को हिंदी में बोला जाता है रूपांतरित, यानी कि रूप अंतरित। इनका जो फॉर्म है वो अलग हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए इनको रूपांतरित चट्टानें बोला जाता है। तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी मैंने बता दिया, 3 मेन ग्रुप्स में चट्टानों को बांटा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस यानी कि आग्नेय। जैसा हिंदी में आप देख सकते हो, 1 सेकेंड भाई, अच्छा चलिए कोई नहीं, यहां पर मैं बता देता हूं। इग्नियस को बोला जा रहा है आग्नेय। आग्नेय मतलब आग, आपको पहले आग आ रहा है, आग से जिनका आविष्कार हुआ होगा। पृथ्वी के अंदर हम जानते हैं कि कोर में मॉल्टन मैग्मा भरा हुआ है। मॉल्टन मैग्मा का मतलब है कि भाई पिघला हुआ पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ जिसका टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा हाई होता है। अब ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जब अंदर आपका इरप्शन होता है, क्या होता है भाई? प्रेशर के कारण पृथ्वी के अंदर प्रेशर में डिसबैलेंस होता है, टेम्परेचर में डिसबैलेंस होता है, उसके कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है और लावा पृथ्वी पर आकर इस तरीके से फैल जाता है। फैलने के बाद ये ठंडा होकर क्या होगा? सूख जाएगा। पहले पिघला हुआ रहता है, बाद में सूख जाता है। सूखने के बाद इसका क्षरण होना चालू होता है, वेदरिंग होती है, और वेदरिंग के बाद यहाँ पर बनती है हमारी सॉइल। देन फिर हम बात करें, 2 प्रकार से ये होता है। कौन से? जैसे कि एक पृथ्वी के अंदर ही मान लीजिए लावा फैल गया और अंदर जम गया, तो वो है आपका प्लूटोनिक। बाहर बाहर आकर यदि फैलता है और बाहर आकर जमता है तो वो है आपका वॉल्केनिक। जैसे कि ज्वालामुखी को हम वॉल्केनिक कहते हैं, अंदर ही यदि आपका मैग्मा जम रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या? प्लूटोनिक रॉक्स। तो इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले अपन अगली स्लाइड पर चलते हैं कि वहां पे क्या दिया हुआ है। मिनरल्स, तो मिनरल्स को देख लेते हैं आखिर मिनरल्स है क्या। मिनरल्स है हमारा, मिनरल्स आर नेचुरली अकोरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड होमोजीनियस सब्सटेंस composed of atoms having an orderly and regularly arrangement with definite chemical composition and a characteristic geometric form such as, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसके। तो यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है, वो क्या रहा है, मैं वो आपको बता देता हूं कि जो हमारे मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते। ये सबसे पहला आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए मैं बताता हूं। मिनरल्स इज, क्वेश्चन क्या बन सकता है? मिनरल्स इज ऑर्गेनिक, ऑप्शन नंबर बी इनऑर्गेनिक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। इसमें आप कंफ्यूज हो यार, ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। सॉलिड होमोजीनियस, यानी कि सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, बट होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मीनिंग समझिए, यानी कि उनमें जो मिनरल्स हैं उनमें जो सब्सटेंस होगा वो एक ही तरह का होगा, मतलब उसमें बहुत सारे सब्सटेंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। होमोजीनियस का मीनिंग ये होता है, मतलब एक जैसा उसमें प्रारूप हमें देखने को मिलेगा। ओके, कंपोज्ड ऑफ एटम्स, भाई बहुत सारे होमोजीनियस सब्सटेंस के कंपोज से एटम्स बनेंगे और ऑर्डर होंगे। ऑर्डरली एंड रेगुलरली अरेंजमेंट का मतलब ये है, जैसे हम सिलिका की बात करें, जो सिलिका है SiO2 इसका फॉर्मूला है, बट ये जो सिलिका का टेट्राहेड्रॉन बनता है ये 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। इस तरीके से यदि मान लो सिलिका मिनरल अपने पास है तो हम कह सकते हैं कि सिलिका मिनरल में 4 ऑक्सीजन उससे जुड़े हुए रहेंगे, तभी तो ये SiO4
SiO2 जो है, SiO4 जो होता है हमारा सिलिका, उस पर माइनस की वैलेंसियां होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन इस पर अधिक होता है। तो ऑक्सीजन हमें चार तरह से इस तरह से जुड़े हुए दिखेंगे। अब जब टेट्राहेड्रॉन सिलिका का बनता है तो ये एक ऑर्डरली हो गया, ठीक है, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पर हम देखें तो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है कि यहां पर जो आपका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा वो होगा आपका, यहां पर मैं बताता हूं कि सिलिका के साथ आपको SiO4 ही देखने को मिलेगा, ठीक है, कभी SiO2 नहीं मिलता क्योंकि ये इसका फॉर्म नहीं बनाता सॉइल में कभी भी। हमेशा सिलिका आपको SiO4 के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। और इसका एक जियोमेट्रिक फॉर्म, जैसे सिलिका है तो ये टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, हमेशा सिलिका के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ेंगे। इस ऑक्सीजन से यदि यहां पर सिलिका जुड़ा हुआ है तो यहां पे फिर ऑक्सीजन ये जुड़ा रहेगा, फिर ऊपर ऑक्सीजन, तो ये एक जियोमेट्रिक शेप भी यहां पर बनाता है, जियोमेट्रिक फॉर्म भी यहां पर बनाता है। तो ये होते हैं हमारे मिनरल्स। तो मिनरल्स हम किसे कहेंगे, जो कि एक जियोमेट्रिक फॉर्म में हो, जिसमें एक ऑर्डर में एटम्स जमे हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो और होमोजीनियस हो, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देख लेंगे, क्वार्ट्ज SiO2, ऑर्थोक्लेज KAlSi3O8, सीधे सीधे इनके फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें कि ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला क्या है, आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में आपको ये चूज करना पड़ेगा। फिर हम बात करें कैल्साइट CaCO3, यहां पर भाई A स्मॉल आएगा, CaCO3, ओलिवाइन मैग्नीशियम आयरन एंड होल्टवाइज SiO4, इसे फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट भी बोला जाता है। ओलिवाइन को हम क्या कहते हैं, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। भाई थोड़ा सा आपको इंटरप्शन हुआ होगा क्योंकि बाहर कचड़े वाली गाड़ी आती है, भाई इंदौर में आप सारे लोग जानते हो, चौका भी लग चुका है, मतलब कि 4 बार इंदौर पहले स्थान पर है साफ सफाई के मामले में, तो बाहर इसलिए थोड़ा सा आपको उसकी आवाज आई होगी, देन अभी जा चुकी है गाड़ी। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2, ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है हमारा। आगे चलें, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट रॉक्स। अभी मिनरल पढ़ लिया, अब रॉक्स पढ़ते हैं। रॉक्स क्या है, तो द रॉक्स विच फॉर्म द अर्थ आर मेड अप ऑफ मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स के कंपोजिशन से रॉक हमारी बनती है, और रॉक्स के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही, देखो यहां पर कंफ्यूजिंग टर्म है, एक है हमारे पास पेडोलॉजी जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ रखा था, सेकंड है हमारे पास पेट्रोलॉजी। देखना, ध्यान रखना भाई, पेडोलॉजी जो है इसमें सॉइल को नेचुरल बॉडी मानकर यहां पर अध्ययन किया जाता है, लेकिन पेट्रोलॉजी रॉक्स की स्टडी करने को, रॉक्स के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। यहां पर लिखा भी है, इज द साइंस ऑफ रॉक्स विद इन फॉर्म द यूनिट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द कंपोजिशन ऑफ द अपर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की हम यदि बात करें, कहाँ की, 5 से 56 किलोमीटर की बात हुई थी हमारी अर्थ क्रस्ट की, तो 5 किलोमीटर की अभी हम बात कर रहे हैं। तो किस किस से बनी होती है अर्थ क्रस्ट, देखो सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कौन सा, पहला है सेल, सेकंड है सैंडस्टोन, थर्ड है लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। इनसे लगभग 74% हिस्सा अर्थ क्रस्ट का ऊपरी 5 किलोमीटर का बना हुआ है। फिर हम बात करें इग्नियस रॉक्स से, तो इग्नियस रॉक्स कितनी पाई जाती है ऊपरी 5 किलोमीटर में, ग्रेनाइट पाया जाएगा 15% और बेसाल्ट पाया जाएगा 3%, लगभग 18% जो हिस्सा है वो हमारा बना हुआ है किससे, इग्नियस रॉक्स से। आगे चलें, आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई 3 प्रकार से हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, 3 तरह से हम इसको बांटते हैं। पहला है हमारा इग्नियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, ये फॉर्म होती हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी कि सॉलिडिफिकेशन होता है किसका, मोल्टेन मटेरियल। मोल्टेन मटेरियल बोला जाए तो मैग्मा, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे मैग्मा कहा जा रहा है, ठीक है। अब मैग्मा ऑन और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे आपका वहां पे सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। और देखिए, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन लेमिनार मैसिव स्ट्रक्चर। नॉन लेमिनार मैसिव स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब लावा पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो उसमें लेयर्स नहीं बनती हैं,
परतें नहीं बनती हैं, लावा निकलेगा और बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा और यहाँ पर जम जाएगा, उसमें लेयर का कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन लेमिनार मैसिव स्ट्रक्चर एंड ऑन होल मेकअप 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यदि पूरी अर्थ क्रस्ट की हम बात करें यानी कि 5 से लेकर 56 किलोमीटर तक की, तो कितना है, 95% भाग हमारा इग्नियस रॉक से बना है। बट अभी हमने यहाँ पर आपको पिछली वाली स्लाइड में क्या बताया था, 18% भाग। तो ये जो 18% है ना, ये कहाँ की बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की। जब भी अर्थ क्रस्ट बोला जाएगा तो 5 से 56 किलोमीटर आपके माइंड में आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने बैक स्लाइड में बता दिया। फिर आएगा आपका ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। अभी मैंने बताया था जब भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं विच आर ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ द अर्थ। जैसा कि ज्वालामुखी इरप्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक अपने पास पानी की बोतल है, बिस्लेरी बोतल है, उसको हमने ओपन किया और हम उस पर प्रेशराइज्ड करेंगे नीचे से। नीचे से जैसे ही उसको प्रेशर करेंगे तो ऊपर से आपका पानी निकल आएगा। ऐसे ही अंदर पृथ्वी में होता है, जब पृथ्वी के अंदर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उसमें जो लावा प्रेजेंट है, एक मोल्टेन पदार्थ है, पिघला हुआ पदार्थ है, वो उछलकर बाहर आता है, जिससे कि ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब सीधी सी बात है, मान लीजिए एक बॉल है, बॉल में हमने, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास एक बॉल है, इसमें मैंने पानी भर रखा है, ठीक है, इसमें मैंने पानी भर दिया। अब ये पानी मैं इस पर प्रेशर कर रहा हूं, तो पानी जब तक इसमें छेद नहीं होगा नहीं निकलेगा। मान लीजिए यहां से एक होल हो गया, इसमें ये पोर हो गया, छेद कर दिया गया, तो भाई यहां पर जब अपन प्रेशराइज्ड करेंगे तो सीधी सी बात है, पानी कहां से निकलेगा, जहां से होल होगा, सिंपल सी बात है, जहां से होल होगा। ऐसे ही जब अर्थ के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जहां पर उसे जगह मिलती है लावा को निकलने के लिए, वहां पर ज्वालामुखी इरप्शन हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन वहां पर देखने को मिलेगा। देन फिर हम बात करें, और प्रेशर वहां पर इंक्रीज होगा और कुछ जियोलॉजिकल अंदर चेंजेस होते हैं, और मोल्टन मास और लावा जो है वो फोर्स आउट होकर सरफेस पर आ जाता है। ये तो हमने देख लिया कि इग्नियस रॉक्स ऐसे बनेगी। अब इग्नियस रॉक्स के अंदर भी कुछ टाइप हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि मोड ऑफ ओरिजिन की बात करें, यानी कि उसके बेसिस पर कितने प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। कैसे, पहली है इंट्रूसिव और प्लूटोनिक, सेकंड है एक्सट्रूसिव, और यहां पर वॉल्केनिक आप लोग लिख लेना, एक्सट्रूसिव और 1 सेकेंड, वॉल्केनिक। इंट्रूसिव और प्लूटोनिक क्यों बोला गया, क्योंकि अभी मैंने जैसा बताया, यदि पृथ्वी के अंदर ही पिघला हुआ पदार्थ कहीं जम रहा है तो वो हमारा इंट्रूसिव है, ठीक है, एंड प्लूटोनिक उसे कहेंगे। और यदि बाहर आगे पृथ्वी पे ऊपर सरफेस पे आकर कहीं पर लावा जम रहा है तो उसे हम एक्सट्रूसिव कहेंगे, वॉल्केनिक कहेंगे। इंट्रूसिव, सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस एट मॉडरेट डेप्थ ऑफ द अर्थ, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, तो आपको वहां पर बताना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव, जब सॉलिडिफिकेशन होगा मैग्मा का, कहां पे, अर्थ की सरफेस पर, उसे कहेंगे एक्सट्रूसिव, और इसका एग्जाम्पल है आपका बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट है एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल और इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल बेसाल्ट क्यों है, क्योंकि हम बात करें अल्फाबेट में ई पहले आता है और ई के साथ ही बी पहले आता है, तो एक्सट्रूसिव के साथ बेसाल्ट थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना। इंट्रूसिव अल्फाबेट में आई बाद में आता है और बी के बाद में जी आता है, तो इंट्रूसिव से किसको कनेक्ट कर लोगे, जी को, तो आई टू जी एंड ई टू बी, जैसा मैं हमेशा आपको कनेक्ट करके बताता हूं। तो इंट्रूसिव का क्या होगा, ग्रेनाइट, एंड एक्सट्रूसिव का बेसाल्ट। ये एक थोड़े थोड़े मैं आपको ट्रिक यहां पर बताते जा रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, बहुत सारा जब मटेरियल हम पढ़ लेते हैं तो उसमें हमें कंफ्यूजन होने लगता है। आगे चले, हम आगे बात करें, इनके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से उसके बेस पर इग्नियस रॉक्स को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन में, एसिडिक रॉक्स, न्यूट्रल रॉक, न्यूट्रल इग्नियस रॉक एंड बेसिक इग्नियस रॉक। तो देखते हैं एसिडिक इग्नियस रॉक्स, इनमें सिलिका का प्रतिशत 65 से 75% होता है, जैसे कि ग्रेनाइट और सैंडस्टोन।
सिलिका का प्रतिशत 65 से 75% होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सिलिका का कंटेंट कहीं पर भी ज्यादा है तो वो कैसी हमारी सॉइल होगी, वो सॉइल हमारी एसिडिक होगी। अरे ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सिलिका जो है वो हमारा एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूट्रल या फिर इसे बोला जाता है इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स या फिर इंटरमीडिएट एसिड इग्नियस रॉक्स। कितना? 55 से 65% है। इसका उदाहरण क्या है? एंडेसाइट एंड डायोराइट। अब जैसे थर्ड है हमारा बेसिक रॉक, इसमें सिलिका प्रतिशत पाया जाएगा 40 से 55%। इसका एग्जाम्पल है गैब्रो, बेसाल्ट, लाइमस्टोन एंड डायाबेस। अब इसका मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे रेज होते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले तो ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, एंडेसाइट, डायोराइट, गैब्रो, बेसाल्ट, लाइमस्टोन एंड डायाबेस, ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इग्नियस रॉक्स के। किसके? इग्नियस रॉक्स। पहला क्वेश्चन तो यहीं से फ्रेम हो जाएगा कि इनमें से कौन इग्नियस रॉक्स है। सारे एग्जांपल हमें याद रखना है। अब एग्जांपल फॉर्म होता है कि एसिड इग्नियस रॉक्स में सिलिका का प्रतिशत कितना है, तो इतना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि 65 से 75% यदि सिलिका परसेंट है तो वह रॉक किस कैटेगरी में आएगी? एसिड, न्यूट्रल, बेसिक या फिर नन ऑफ दीस? तो एसिड इग्नियस रॉक्स में। ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिराकर आपके जो है रेज होते हैं, बनते हैं। आगे चलें, आगे हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, इनको थोड़ा सा समझना आप लोग। सेडिमेंट्री रॉक्स को जैसा मैंने हिंदी में बताया था, अवसादी चट्टानें। पहले मैं आपको भाई सारा समझा देता हूं, उसके बाद ये जो लिखा है ना, यही मैं अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूं, है ना। ये तो आपको इसलिए लिख कर दिया जा रहा है क्योंकि आप रिवीजन कर सकें। अवसादी या फिर परतदार चट्टानें ये बनती हैं आपकी इग्नियस रॉक्स से। कैसे बनेंगी देखिए जरा। ये एक रॉक्स आपकी पड़ी हुई है, कहां पर? अर्थ सरफेस पर है ये रॉक्स, ठीक है। यहां से हवा चल रही है, यहां पे मान लीजिए रेनफॉल हुआ, रेनफॉल में इसकी थोड़ी सी क्षरण होने लगा, हवा चली, इसके कण निकले, और हवा में जो कण उड़ते उड़ते ये उड़ते उड़ते यहां पर पहुंच गए भाई मेरे घर पर। मेरे घर पर यहां पर कण आ गए, ओके। कण यहां पर जमने लगे हैं। देन नेक्स्ट यहां पर भी एक चट्टान है, मान लीजिए कोई भी, यहां से कण उड़कर आ रहे हैं और यहां पर भी जम रहे हैं। पहले साल में इसकी 2 परतें जमी। नेक्स्ट यहां पर बगल में एक पौधा खड़ा हुआ था, प्लांट था, ट्री था। वो ट्री क्या बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, तो वो ट्री यहां पर गिर गया। वो ट्री क्या हुआ? यहां पे गिर गया, ये ट्री गिर गया। अब दूसरे साल फिर से कण जो है उठकर आए और कण यहां पर आके इसके ऊपर जमने लगे, ठीक है। यहां से भी कण उड़कर आए, इसके ऊपर जमने लगे, यानी कि इसकी पहली लेयर फर्स्ट ईयर में जमा, फिर इसके बीच में आपका ट्री आकर गिर गया, फिर उसके ऊपर ये लेयर बनी। तो ये कौन सी भाई लेयर्स हमें देखने को मिल रही हैं? इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? परतदार चट्टान, ठीक है। इन परतदार चट्टानों में बीच में कहीं पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, तो इसलिए इनमें जीवाश्म भी प्रेजेंट होता है। फॉसिल फ्यूल्स भी हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा? जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे एक सिंपली पूछा जाता है, क्या इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्या इग्नियस रॉक्स में लेयर होंगी? नहीं होंगी। क्या इग्नियस रॉक्स में आपका हम बात करें, सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म होगा? तो बिल्कुल होगा। क्या सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होंगी? तो हाँ जी, बिल्कुल पाई जाती। ऐसे एक नॉर्मली क्वेश्चन बनते। ये मैंने सेडिमेंट्री बनने का तरीका आप लोगों को बता दिया। अब अपन इंग्लिश में जो लिखा है एक बार उसे पढ़ लेंगे। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स किसे कहा जा रहा है? ये जो कण उड़कर जा रहे हैं ना, ये यहां से उड़कर जब यहां पर जा रहे हैं तो इसे सेडिमेंट्स कहा जाता है, इसे अवसाद कहा जाता है, मतलब कहीं पर किसी चीज का जमना। ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन टू प्री एग्जिस्टिंग रॉक। प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का क्या मतलब हुआ? यानी कि एक तो इग्नियस हो सकती है, ठीक है, एक तो इग्नियस हो सकती है और एक आपकी सेडिमेंट्री खुद हो सकती है। यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, अब यहां पर मान लो ये रॉक्स बन गई है, ये इसका भी तो वेदरिंग होगा, ये वेदरिंग होके हो सकता है दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स बना ले। तो सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस से भी बन जाएंगी और सेडिमेंट्री खुद प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से भी सेडिमेंट्री, नई सेडिमेंट्री बन सकती है। The sediments are transported to new place through wind और water action, जैसा मैंने आपको बताया, और डिपोजिट होने लगेंगे। न्यू अरेंजमेंट्स आर सीमेंटेड टू फ्रॉम ऑल्सो सेकेंडरी रॉक्स।
अब यहाँ पर नया अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर इग्नियस रॉक्स में कुछ और अरेंजमेंट था, सेडिमेंट्री बनी, यहाँ पर कुछ और अरेंजमेंट हो जाएगा, तो इसे हम सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी रॉक्स हमारी कौन सी हो गई? इग्नियस तो प्राइमरी रॉक्स है ही, क्योंकि इसी से दूसरी रॉक बन रही है। और प्राइमरी रॉक हमारी वो सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती है जिससे न्यू सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हो। देन हम आगे बात करें, स्ट्रेटिफिकेशन इज द मोस्ट फीचर ऑफ दीज रॉक्स एंड सो दीज आर ऑल्सो टर्म्स एट स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? जब टेम्परेचर में आपका बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाए और अचानक से टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। बहुत सारे सीड्स में डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए स्ट्रेटिफिकेशन अपनाया जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का मोस्ट फीचर कौन सा है? स्ट्रेटिफिकेशन, इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये किससे फॉर्म होती है। ये 4 स्टेजेस से फॉर्म होती है। सबसे पहला वेदरिंग, यहां पर एक रॉक्स थी, इस रॉक्स की वेदरिंग स्टार्ट हुई। देन यहां से चलिए वेदरिंग हो गई, कण इसके टूट गए। अब ये जो कण है ये क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। भाई हवा के द्वारा उड़ाकर ले जाए जाएंगे, या फिर पानी आएगा तो पानी से बहा कर ले जाए जाएंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन, इनका हवा या पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। थर्ड आएगा डिपोजिशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट तो हो गया, जरूरी है यहां से पानी आया तो भाई बहाकर ले जा ही रहा है, ले जा ही रहा है, लेकिन किसी जगह जाकर तो छोड़ेगा, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे, यानी कि जमा होने लगेंगे। थर्ड इसकी स्टेज होती है डिपोजिशन। देन फोर्थ होती है डायजेनेसिस। अब डायजेनेसिस क्या है? डिपॉजिट तो हो गया, डायजेनेसिस मतलब कि ये एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। डिपॉजिट के बाद इनमें जेनेसिस की क्रिया हो जाएगी, सीमेंटिंग होने लगेगी, यानी कि एक दूसरे से पार्टिकल क्या होंगे? आपस में जुड़ने लगेंगे और एक रॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे, वो होगा हमारा डायजेनेसिस। आगे चलें, आगे देखेंगे भाई क्या है। बेस्ड ऑन दी ओरिजन, ठीक है भाई, सेडिमेंट्री रॉक्स को भी हमने बांटा हुआ है कुछ बाक्स में, तो देखेंगे बेस्ड ऑन दी ओरिजन के बेसिस पर। देखो, फ्रेगमेंटल और मैकेनिकली फॉर्म होती हैं, formed by the deposition and cementation of erosion product of fragments of pre-existing rocks varied in texture and structure, जैसे कि सैंडस्टोन की बात करें और सेल की बात करें। तो सैंडस्टोन आपका क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स भी है और सेल भी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। ये हमारे मैकेनिकली फॉर्म होती है। मैकेनिकली का मतलब ये है कि जैसे हम बात करें, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या, वो ह्यूमन मशीन के द्वारा उनको तोड़ रहा है, उनको ब्रेक कर रहा है, उनके बाद ही तो बाकी रॉक्स बनेंगी। तो उनसे जो रॉक्स बन रही है वो सेडिमेंट्री हो जाती है। डिपोजिशन, कहीं पर जैसे एक पहाड़ है, यहाँ से झरना चलता रहता है, पानी बहता रहे, तो नीचे आके ना डिपोजिट होने लगते हैं इनके कण। डिपोजिट होते 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 कुछ दिनों बाद देखते ही देखते वहां पर रॉक्स बन जाती है, वो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये इन सब का बेस्ड ऑन द ओरिजिन के हिसाब से ऐसे आपकी रॉक्स बनती हैं। फिर है केमिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड भी देख लेंगे, जैसे कि पहला है इनऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, formed by the evaporation or precipitation of material dissolved in water। पानी में घोलकर लाया गया मटेरियल यहां पर लाके बिछा दिया गया। अब ये पहले गीला था, यानी कि थोड़ा सा वेटेड था, इवेपोरेशन की क्रिया यहां से हुई, पानी सारा का सारा उड़ गया, ये बन गया सॉलिड, और सॉलिड बनने के बाद ये एक रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारी इनऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो जाएंगी जो भी रॉक्स होंगी वो। जैसे कि हेलाइट और जिप्सम की हम बात करें तो ये इवेपोरेशन के थ्रू ही आपके फॉर्म होते हैं। लाइमस्टोन आपका इवेपोरेशन के थ्रू फॉर्म होगा। डोलोमाइट फॉर्म्ड होता है आपका प्रेसिपिटेशन के थ्रू और फ्लोकुलेशन के थ्रू। प्रेसिपिटेशन यानी कि जब बरसात होती है उससे आपका डोलोमाइट फॉर्म होता है, और फ्लोकुलेशन यानी कि वहां पर जमता हुआ चला जाएगा, यानी कि कोई सी चीज, फ्लोकुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, एक्युमुलेशन होना, संचयत होती चली जाएगी, वहां पर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में डोलोमाइट इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब डोलोमाइट बनता चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिकली और बायोकेमिकली फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, देखो,
जब एक्युमुलेशन होता है किसी भी चीज का, संचयन होता है, और जब पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, तो जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होगा आपका, एनोर्बिक कंडीशन में उसका डिकम्पोजिशन होगा पार्शियली, आधा तो हो जाएगा, पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, बट कुछ हिस्सा उसका बच जाएगा, तो वो भी आपका एक चट्टान का फॉर्म में आ जाएगा, रॉक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो वो होता है हमारा ऑर्गेनिकली तरीके से और बायोकेमिकली तरीके से फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, पहला है लिग्नाइट और सेकंड है एंथ्रेसाइट। तो आरएईओ में क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए मैं बताता हूं कि लाइमस्टोन किस रॉक्स का उदाहरण है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। डोलोमाइट किसका उदाहरण है, हेलाइट किसका उदाहरण है, जिप्सम किसका उदाहरण है, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं, ये हमें पता है। अब एसएडीओ में एग्जाम में थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो आपका लाइमस्टोन है वो इनऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है या फिर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, तो वहां पर आंसर हमारा क्या आएगा, इनऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। बायोकेमिकली फॉर्म्ड इनमें से कौन सा मिनरल है, तो हम कहेंगे लिग्नाइट है और एंथ्रेसाइट। इस तरीके से क्वेश्चंस हमें वहां पर देखना होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एक का लेवल एडवांस होने वाला है और एक का थोड़ा सा इजी लेवल रहने वाला है। आगे चलें, आगे देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। भाई मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, रूपांतरित रॉक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि रूपांतरित रॉक्स, रूपांतरित पूरा है और इसका संधि विच्छेद किया तो रूपांतरित, मतलब ये अपने रूप को मॉडिफाई करेंगे, जिस फॉर्म में ये पहले थी उस फॉर्म से बदलकर दूसरा फॉर्म ये अपना ले लेंगी। तो या तो वो इग्नियस रॉक्स हो सकती है भाई, कि ये इग्नियस रॉक्स थी, इसका फॉर्म चेंज हो गया, या वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती है, इसका फॉर्म चेंज हो गया, बाद में किसी अलग फॉर्म में ही दिख रही है, तो ये होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स में बी डिफाइंड एज दोज विच हैव अंडरगोन सम केमिकल और फिजिकल चेंज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एक इग्नियस रॉक्स थी हमारे पास, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस हुए, कुछ केमिकल चेंजेस हुए और वो एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो हमारी हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, जो कि मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस एंड इंटरनल हीट एंड प्रेशर। जो मेटामॉर्फिज्म होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स में, वो दो तरह से हो सकता है, एक है आपका थर्मल और एक है आपका डायनेमो थर्मल। जैसे कि हम बात करें इग्नियस रॉक्स आपकी कन्वर्ट हो रही है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो हो सकता है यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा हो, टेम्परेचर के कारण यदि कन्वर्ट हुआ है तो हम इसे कहेंगे थर्मल, और यदि टेम्परेचर एंड प्रेशर यदि यहाँ पर आपका दोनों ही काम कर रहे हैं तो ये होता है हमारा डायनेमोथर्मल, यानी कि इस चेंजेस को क्या कहेंगे, यहाँ पर डायनेमोथर्मल चेंजेस हुए हैं। तो ये है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन आगे देखते हैं, मेरे हिसाब से तो लेक्चर यहाँ पर इतना ही मैं लेकर आया था, ये आगे स्लाइड है तो आगे भी देखेंगे। हाँ अभी इसके एग्जाम्पल हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, पहला है नीस। क्या है नीस, ये फॉर्म होता है मोस्टली फ्रॉम ग्रेनाइट से बनेगा, रायोलाइट से बनेगा एंड एंडेसाइट से बनेगा। अभी तक आपने सिर्फ ग्रेनाइट पढ़ रखा होगा कि ग्रेनाइट से बनता है नीस, और नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, बट रायोलाइट्स एंड एंडेसाइट्स इनसे भी नीस का निर्माण होता है। सिस्ट, सिस्ट आपका बनता है माइका से, यानी कि माइका में थर्मल या फिर डायनेमोथर्मल चेंजेस होंगे जिसके कारण सिस्ट बनेगा। स्लेट, स्लेट किससे फॉर्म होता है, सेल से, सिल्टस्टोन से, मड स्टोन से, इन सभी से आपका स्लेट बनेगा, या फिर कंटेनिंग फाइन ग्रेन रॉक्स जैसे कि हाई इन माइका और क्वार्ट्ज। जिन रॉक्स में माइका हाई होगा, क्वार्ट्ज का प्रतिशत हाई होगा, उनसे भी स्लेट का निर्माण होता है, यानी कि वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, स्लेट के फॉर्म में। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट बनेगा रिक्रिस्टलाइज होता है क्वार्टजिटिक सैंडस्टोन, सैंडस्टोन फिर से रिक्रिस्टलाइज होगा, मतलब कि उसके क्रिस्टल फिर से फॉर्म हो जाएंगे, किसके थ्रू, एक्शन, भाई देखिए एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर, यानी कि क्वार्टजाइट जो बनता है ये किसके कारण बनता है, ये बनता है हमारा डायनेमो थर्मल के कारण।
इसके कारण डायनेमो थर्मल के कारण। देन हम आगे चलें, वेरी स्लो टू वेदर एंड प्रोड्यूस सैलो लाइट टेक्सचर सैंडी सॉइल। क्वार्टजाइट बहुत ही स्लो तरीके से वेदर होता है और इसके द्वारा जो मृदा बनती है वो बनती है हमारी लाइट टेक्सचर सैंडी सॉइल। तो ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए और मैं फिर से कहूँगा कि भाई आप लोग फीडबैक जरूर दें और इस वीडियो का टारगेट मैं बनाता हूँ 250 लाइक्स का। जैसे ही इस वीडियो पे 250 लाइक्स हमारे हो जाएंगे, अगली वीडियो पे टारगेट हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सभी वीडियो पर लाइक का टारगेट बनाते हैं 250 लाइक्स का, तो सारे लोग उसे लाइक करें। देन आगे हमारा है इट इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू वेदरिंग। जो क्वार्टजाइट होता है वो आपका एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए, मतलब कि बहुत देर बाद वेदर होता है। मार्बल, मार्बल बहुत सारी जगह भाई बहुत हमने देखा है, सुना है। तो मार्बल बनता है लाइमस्टोन से या फिर डोलोमाइट से। हार्डेंड इनफ टू पॉलिश, और जो पॉलिश के लिए बहुत इसमें हम कह सकते हैं हार्ड होता है, और फ्रिक्वेंटली कलर्ड बाय इंक्लूजन ऑफ वेरियस अदर मिनरल रेसिस्टेंट टू वेदरिंग। जब हम इसमें फ्रिक्वेंटली कलर्ड करते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स जो रेसिस्टेंट मिनरल हैं वेदरिंग के लिए वो इसमें इंक्लूजन हो जाते हैं और उनके द्वारा ही यहाँ पर कलर्ड मार्बल भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारा पूरा का पूरा इग्नियस रॉक्स के प्रति, मिनरल के लिए। सारे लोग बताइए भाई, फीडबैक दीजिए कि कैसा आपको लगा। कमेंट जरूर करना है, कमेंट नहीं करोगे तो लेक्चर फिर देखिए ऐसा है कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। कमेंट में जरूर बताना है कि भैया लेक्चर लग कैसे रहे। जब तक नहीं बताओगे मुझे पता नहीं चलेगा। कोई यदि कमी लग रही है तो वो भी बताओ, अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं सभी के लिए, कोई फी नहीं है। देखने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आपको अच्छा लगे तो रेगुलर बन सकते हैं, एक बार नहीं लगे तो फिर आपकी मर्जी है, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। तो भाई लाइक करें, शेयर करें लेक्चर को, और चैनल को भी शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा आई होप। एंड इसी के साथ भाई अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जो भी अपना अगला मैटर होगा, जो भी अपना अगला टॉपिक होगा। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।